जिंदगी में कई बार ऐसा भी दौर आता है या ऐसा भी वक्त आता है जब आपको तिरस्कार, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। कई बार अनजाने लोग ह्यूमिलिएट कर जाते हैं आपको, लेकिन जब वो ह्यूमिलिएशन आपको अपने सगों से या जिनसे आपको उम्मीद होती है कि ये कभी मुझे ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, उनसे आपको तिरस्कार जब मिलता है तो आपको बहुत बड़ी चोट लगती है। राहु अष्टम भाव में यानी 8th हाउस में बैठ के ये सब कुछ एक बार तो जीवन में आपको जरूर दिखाता है। ह्यूमिलिएशन, एडिक्शन। अगर आपको किसी प्रकार का एडिक्शन नहीं है तो वो किसी न किसी तरीके से आपको ट्रबल तो देगा, चाहे वो इन लॉस से ट्रबल दे, क्योंकि 8वां घर इन लॉस का भी होता है। मैं बार बार 8th हाउस के रिलेटेड अलग अलग प्लैनेट्स को रख के वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि 8th हाउस को जब आप समझ जाओगे और कौन से प्लैनेट्स वहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं, तो काफी हद तक उसको रिजॉल्व करने के लिए आप खुद ही कुछ ऐसे काम जो डेली रूटीन में हम कर सकते हैं वो कर लोगे, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जब भी अष्टम की दशा आएगी तो आपकी वो दशा बहुत ज्यादा पीड़ा वाली नहीं होगी। राहु की ना सिर्फ एक फिलॉसफी है, जिस भी घर में बैठता है उस घर से आपको ऑब्सेस्ड कर देता है। आपको कोशिश करनी है कि उस घर की चीजों से ऑब्सेशन छोड़ना है जहाँ आपका राहु बैठा है। जैसे अगर अष्टम में राहु बैठा है तो आपको अज्ञात चीजों से ऑब्सेशन देगा। यहाँ एक प्लस पॉइंट ये जुड़ता है कि अगर आप 8th हाउस की चीजों में चले जाते हो, जो कि अब 8th हाउस की चीजें तो बहुत सारी हैं, रहस्य की दुनिया है अष्टम हाउस, तो रहस्य में तो अल्कोहल, एडिक्शन, ड्रग्स और कुछ ऐसी बुरी दुनिया भी आ जाती है, लेकिन वहीं अच्छी दुनिया भी है, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे कि ऑकल्ट साइंस, तंत्र विद्या वाले हैं, रिसर्चर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये सारे अगर आप इन चीजों में अपना फोकस ज्यादा लगा देते हो तो आपने क्या किया, आपने नेचुरली अपने 8th हाउस को बैलेंस कर दिया। तो उससे आपका राहु क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव की बजाय फिर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु ना चीजों को ना बढ़ा देता है। वहीं अगर आप 8th हाउस की चीजों से नहीं जुड़े हो तो कभी ना कभी लाइफ में ना आप देखोगे आपको राहु शून्य पे जरूर लेके आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, आप ऐसे लोगों को बोलते हुए सुनोगे कि सब कुछ खत्म हो गया था, फिर एकदम से जीरो से शुरू किया और फिर इस मुकाम तक पहुँचे। राहु आपको लेके जाता है इन सब चीजों से। अगर 8th हाउस में आपके राहु बैठा है तो आपको ये रेमेडी करते रहना चाहिए। चांदी के ग्लास में आपको जल या दूध का सेवन करते रहना चाहिए। कंडीशंस अप्लाइड, आपके 6th हाउस में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर आपके 6th हाउस में चंद्रमा है तो फिर आपको ये उपाय नहीं करना है। राहु की जब भी दशा आएगी आप देखोगे कि राहु भ्रमित कर देता है। कई बार छोटी छोटी चीजें राहु की दशा में आपको इतनी बड़ी पहाड़ जैसी लगेंगी। छोटी सी प्रॉब्लम आएगी और आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। राहु की दशा में जब आपके रोमांस होते हैं, अफेयर्स होते हैं या फिर आपकी शादी भी हो जाती है, कई बार वही इंसान बहुत ही ज्यादा सही लगता है, लेकिन अगर और कई बार दशा हटने के बाद वो इंसान बिल्कुल ही ऑपोजिट आपको फील होता है कि जैसा आपने सोचा था, जैसा आपको लग रहा था, वैसा वो इंसान है ही नहीं। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है। सबको ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे और ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ है, वो सब भी देखनी जरूरी होती है। लेकिन मोटा मोटा जब भी राहु की दशा आती है ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। शनि राहु जब एक साथ होते हैं, चाहे महादशा अंतरदशा साथ साथ चल रहे होते हैं, तब आपको काफी ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों का या मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। राहु भ्रमित करता है, शनिदेव कहते हैं कर्म कर। आप असमंजस में रहते हो कि अब करना क्या है, क्योंकि राहु आपको ऑब्सेस कर देता है, आपको भ्रम में डालता है। तो आपको जो चीजें सही नहीं है, शायद वो आपको सही लग रही है, तो शनिदेव वहाँ कह रहे हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, तुम कर्म नहीं कर रहे हो। तो उस टाइम पे लोगों का मोरल डाउन फील होता है काफी ज्यादातर वो देखा गया है। अगर आपने रिलेट किया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपका राहु कौन से घर में बैठा है। आज हम डेबिलिटेटेड और एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि उच्च के प्लैनेट्स और नीच के प्लैनेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम दोबारा से एक बार रिव्यू करते हैं कि कुंडली कैसे देखते हैं, कितने घर होते हैं, कौन से भाव होते हैं। तो ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली नजर आ रही है। देखिए ये जितने 12 बॉक्सेस है ना, काउंट करोगे ये 12 भाव या 12 घर होते हैं। ठीक है, अभी ये जो घर होते हैं ना, ये जो सबसे पहला मिडिल में देखोगे आप, ये नंबर
1 है, ये हमेशा नंबर 1 घर ही रहेगा, घर कभी चेंज नहीं होगा। उसके साथ वाला 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके पूरी तरफ 12 घर। तो ये होते हैं कुंडली के 12 घर। अब हर एक घर में एक राशि भी होती है, राशियां बदल जाती हैं लेकिन घर कभी नहीं बदल। पहले राशियों को देख लेते हैं। पहली राशि जो होती है वो होती है मेष राशि यानी कि एरीज, दूसरी वाली वृषभ यानी कि टॉरस, तीसरी जेमिनाई यानी कि मिथुन, चौथी जो होती है वो कर्क यानी कि कैंसर, पांचवी लियो यानी कि सिंह, छठी जो होती है वो होती है वर्गो यानी कि कन्या, सातवीं लिब्रा यानी कि तुला, आठवीं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, नौवीं राशि जो होती है वो होती है सैजिटेरियस यानी कि धनु, 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, 11वीं राशि जो होती है वो होती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ और 12वीं राशि जो होती है वो होती है पाइसेस यानी कि मीन। तो ये 12 राशियां हैं। हमेशा ही कुंडली में आप देखोगे घर कभी नहीं बदलेंगे। फर्स्ट हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, सेकेंड हाउस रहेगा एंड सो ऑन, लेकिन राशियां बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक की बजाय देखिए यहाँ पे अगर नंबर 8 लिखा हो, ऊपर जो मिडिल में जो सबसे ऊपर जगह है, अगर वहां यानी कि फर्स्ट घर में अगर 8 लिखा है तो इसका मतलब है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वहीं अगर यहाँ 7 लिखा है तो ये तुला लग्न की कुंडली है। तो उसके साथ फिर 7 के साथ 8 आएगा, 9 आएगा एंड सो ऑन। लेकिन ये लग्न का मतलब ये है कि इस लग्न की कुंडली है और यहाँ पे तुला लग्न है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 7 नंबर है तो 7वां घर हो गया। ये घर पहला ही रहेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे हमने ये घर देख लिए, हमने ये लग्न भी देख लिए। अब देखेंगे कुछ प्लैनेट्स उच्च के होते हैं कुछ राशियों में और कुछ प्लैनेट नीच के होते हैं कुछ राशियों में। ठीक है, तो अभी नीच के कैसे हो गए, उच्च के कैसे हो गए, कौन सी राशियां हैं वो अपनी स्क्रीन के ऊपर दोबारा से देख। अब ये जो सूर्य है ना, पहले हम सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य हमेशा एरीज में यानी कि मेष में उच्च का होता है। अभी ये नंबर 1, जैसे मान लीजिए ये काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली मतलब कि एरीज से यानी कि मेष राशि से लग्न शुरू हो गया, ये मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और साथ में यहाँ सूर्य लिखा हो, SU या सु हिंदी में, तो इसका मतलब है कि ये सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो गया। अब जरूरी नहीं है कि पहले घर में अगर नंबर 1 राशि है, आपको सिर्फ राशि देखनी है। अगर मेष राशि 10वें घर में भी बैठी होगी या 8वें घर में भी बैठी होगी और वहां सूर्य बैठा है तो सूर्य फिर भी एग्जॉल्टेड होगा यानी उच्च का सूर्य होगा। अब जब भी आप कुंडली में उच्च का सूर्य देखोगे, उसके या कोई भी प्लैनेट उच्च का देखोगे, उसके साथ ऊपर को दी गई हुई एक एरो देखोगे इस प्रकार से, इसका मतलब है ये उच्च का प्लैनेट है। अब सूर्य डेबिलिटेड कहाँ होता है, नीच का कहाँ होता है, उसके जस्ट ऑपोजिट तुला लग्न में। ठीक है, उसी प्रकार से वृषभ राशि जो है वहां पे चंद्रमा जो होता है वो एक्सॉल्टेड होता है, उसके ठीक ऑपोजिट वृश्चिक में वो डेबिलिटेट होता है। और जो जुपिटर होता है वो 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क में उच्च का होता है और उसके ठीक ऑपोजिट वो कैप्रिकॉर्न राशि है, उसमें वो नीच का हो जाता है। वहीं अगर आप देखोगे मर्क्यूरी होता है वो 6 नंबर की राशि यानी कि वर्गो में उच्च का होता है, लेकिन उसके ठीक ऑपोजिट 12 नंबर की राशि यानी मीन में वो नीच का हो जाता है। शुक्र मीन में उच्च का होता है यानी 12 नंबर की राशि में, और उसके ऑपोजिट वर्गो में यानी 6 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। मंगल कैप्रिकॉर्न में यानी कि 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है, उसके ऑपोजिट कर्क राशि है उसमें वो नीच का हो जाता है। ठीक है, वैसे ही शनि देव जो है, शनि देव 7 नंबर यानी कि वीनस में लिब्रा में ये उच्च के हो जाते हैं और इसके ठीक ऑपोजिट एरीज में ये नीच के हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मोटा मोटी आपको ऐसे समझ लेना है कि कौन से प्लैनेट्स कौन सी राशियों में उच्च के हैं। अब ये राशियां किसी भी घर में बैठी हो वहां ये उच्च नीच प्रभाव देते हैं। अभी आपने ये समझ लिया, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं नीच भंग राज योग कैसे बनता है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट नीच का है, ठीक है, यानी कि जिन राशियों में वो नीच का होता है वहां अगर वो प्लैनेट बैठा है तो उसकी नीचता कैसे भंग होती है, कि कुछ ऐसे लॉज या कुछ ऐसे रूल्स अप्लाई किए हैं जिसके साथ वो प्लैनेट की जो नीचता है वो भंग हो जाती है, वेनिश हो जाती है। ठीक है, अब जब एक्सॉल्टेड प्लैनेट होता है ना, सबसे पहले तो ये समझिए, कोई भी प्लैनेट अगर उच्च का होता है उसका मतलब वो पावरफुल हो गया, वो बली हो गया है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपको अच्छे बुरे परिणाम देगा। जरूरी नहीं है कि उच्च का प्लैनेट सिर्फ ही सिर्फ अच्छे परिणाम देगा, ये भी डिपेंड करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो नीच का प्लैनेट है
जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है उसका मतलब होता है उसमें इतना ज्यादा बल नहीं है, उसको किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इफेक्ट्स देने के लिए। ठीक है, तो जब नीचता भंग हो जाती है फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर उनको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला लॉ क्या है या रूल क्या अप्लाई होता है, कोई भी प्लैनेट जो जिस घर में नीच का है, अगर उस प्लैनेट का जिस घर में वो नीच का है उसका स्वामी नीच के प्लैनेट को या तो साथ बैठ जाए या दृष्टि दे दे, तो इसका मतलब होता है इस प्लैनेट की नीचता भंग हो गई है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब मान लीजिए कि एक वृश्चिक लगन की कुंडली है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है और 8 नंबर में चंद्रमा एग्जॉल्टेड नहीं डेबिलिटेटेड होता है। तो अभी 8 नंबर यहाँ लग्न के ऊपर यहाँ पे लिख दिया हमने चंद्रमा डेबिलिटेटेड है। अब इस राशि में स्वामी कौन है, स्वामी है मंगल। ठीक है, 8 नंबर मंगल से रूल होता है। अब 8 नंबर की राशि का स्वामी मंगल अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, यहाँ पे हमने लगन में बिठा दिया चंद्रमा के साथ, या फिर उसको दृष्टि दे दे, इसका मतलब है उसके ऑपोजिट बैठा हो। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। कहीं भी बैठ के अगर उसको चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 8वीं दृष्टि दे दे तो भी ये नीचता भंग हो जाती है। अब दूसरा रूल क्या है, जो भी प्लैनेट डेबिलिटेट है, जिस भी राशि में वो बैठा है, अगर उस राशि का स्वामी जिस भी घर में उच्च का होता है, उस घर का स्वामी इस नीच के घर को देखे या इसके साथ बैठ जाए। अभी जैसे फिर से स्कॉर्पियो के जो लग्न की कुंडली है वो ये देख लेते हैं। 8 नंबर का लग्न है, 8 नंबर की कुंडली है, वहां पे चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है, तो वो डेबिलिटेट हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, चंद्रमा जिस राशि में उच्च का है यानी कि 2 नंबर की राशि, उस राशि का स्वामी यानी कि वीनस इसके साथ बैठ जाए या इसको दृष्टि डाल दे तो ये नीचता यहाँ पे भंग हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है वीनस अगर इसके साथ बैठा है या फिर 7वें घर में बैठा है, क्योंकि वीनस की 7वीं दृष्टि होती है और वहां से इसको दृष्टि दे रहा है, तो ये नीचता यहाँ पे भंग हो जाएगी। तीसरा रूल क्या है कि जहां भी वो प्लैनेट डेबिलिटेट है उस घर का, उसमें जो राशि है उसका जो स्वामी है, वो अगर चंद्रमा से या तो पहले, चौथे, 7वें या 10वें बैठ जाए यानी कि केंद्र भाव में, तो उसका मतलब होता है कि इस प्लैनेट की नीचता भंग हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 8 नंबर की राशि है, वहां पे चंद्रमा होता है डेबिलिटेट। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है कि 8 नंबर की राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा से चौथे बैठ जाए, यानी कि 1, 2, 3, 4 चौथे घर में अगर ये बैठ गया मंगल, तो ये नीचता भंग हो जाएगी। ये तो था, आपने देखा कि नीचता कैसे भंग होती है। इनमें से अगर 2 भी रूल्स अप्लाई हो जाते हैं तो आपका नीच भंग राजयोग बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है ना, तो वो आपको कुछ तकलीफ तो जरूर देता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सूर्य आपका नीच का होके बैठा है, तो सूर्य क्या है, सूर्य राजा है। सूर्य आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है। तो डेबिलिटेट सूर्य जो होता है, अगर कहीं से भी नीचता उसकी भंग नहीं होती है, तो ये आपके लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा सा अफेक्ट लाता है, पिता के साथ संबंध थोड़े से खराब कर सकता है। वैसे ही अगर वीनस डेबिलिटेट है और उसमें अगर कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो फिर ये आपके भोग विलासिता में कमी ला सकता है या आपके लग्जरी सुखों में भी कमी ला सकता है। बाकी कहाँ बैठे हैं प्लैनेट्स, किस तरीके की दृष्टि इन पे पड़ रही है किन प्लैनेट्स की, वो भी बहुत मायने रखता है। लेकिन मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हो, मंगल पराक्रम होता है, मंगल पराक्रम के घर में बैठा हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन वहीं अगर मंगल डेबिलिटेट होके पराक्रम के घर में यानी तीसरे भाव में बैठे हैं, तो फिर ये आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। अगेन कंडीशंस अप्लाई होंगी, तो उसके लिए बाकी प्लैनेट्स को देखना भी जरूरी होगा। ठीक है, और शनिदेव डिले के कारक होते हैं, और अगर शनिदेव डेबिलिटेट हो जाए तो फिर और ज्यादा डिले आपको चीजों में देखने को मिल सकता है। बाकी भी उसके साथ होते हैं और भी चीजें जो शनिदेव के लिए या बाकी प्लैनेट्स के लिए हमको कंसिडर करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे और हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, उस घर का, उस भाव का क्या एट्रीब्यूट है, उस प्लैनेट का क्या एट्रीब्यूट है, ये सारा कुछ देख के
दृष्टियां देख के फिर हम एक अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको डिटेल में और ज़्यादा कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी क्वेरीज ज़रूर लिख के बताइएगा। आने वाली वीडियोस आपकी क्वेरीज के ऊपर लेके आऊंगी। जो भी कुछ ऐसी क्वेरीज बोलेगा जिसकी वीडियोस मैं बनाऊंगी आगे चल के, उनके लिए कुछ सरप्राइज ज़रूर आएगा। क्या आपको पता है, जब भी आपकी कुंडली में तीसरे, सातवें और 11वें भाव की दशा चलती है ना, तो आपको फिर बैठना नहीं चाहिए। आपको जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत कर लेनी चाहिए अपना फ्यूचर एस्टेब्लिश करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तीसरा भाव कुंडली का पराक्रम का घर होता है, ये आपका हार्ड वर्क का घर होता है। उसी हिसाब से सातवां घर कुंडली का जो होता है वो आपका बिजनेस का घर होता है। 11वां घर कुंडली का गेन्स का घर होता है, आपके डिजायर्स का घर होता है। जब भी इन घरों की दशा चलती है, जब आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हो ना, तो आपको निश्चित ही इसका फल जरूर मिलता है। ऐसी दशाओं में कभी भी आराम से बैठने का नहीं सोचना चाहिए। जितनी मेहनत हो सके ऐसी दशा में करनी चाहिए। वहीं अगर आपकी कुंडली में आपके पहले, 5वें और 9वें घर की दशा चल रही है ना, तो आपको रिलीजियस हो जाना चाहिए, आपको आइडियोलॉजिस्ट हो जाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में आपके दूसरे, छठे और 10वें भाव की दशा चल रही है ना, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना है। आपको ख्याली पुलाव में नहीं जीना है, आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना है। जो भी चीजें चल रही हैं, जो हैंडल कर सकते हो, बस उसी चीज में फोकस करना है। इधर उधर उस टाइम पे ज्यादा भाग दौड़ के लिए नहीं करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाइए, काम ना कीजिए। उसका मतलब ये है कि जैसे जब 7वें घर की दशा चलेगी, तीसरे घर की चलेगी, 11वें घर की चलेगी, तो आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बिजनेस को लेके, कुछ नए वेंचर्स कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो वेंचर्स फुलफिल होना थोड़ा सा प्रॉमिसिंग हो जाता है। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन जब दूसरे, छठे और 10वें घर की दशा चलती है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच ही काम आता है। रिलेट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। इसको डिटेल में समझना है तो भी बताइएगा। अगर आपने जन्म कुंडली को अच्छी तरह से समझना है, इसको एनालाइज कैसे करते हैं वो भी समझना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि कुंडली को कैसे देखना है। किसी भी ऐप पे खोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस डालना है और टाइम डालना है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आप डालते हो तो आपको एक जन्म कुंडली नजर आती है। पूरी एस्ट्रोलॉजी 12 9 और 12 के खेल पे डिपेंड है। 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी एस्ट्रोलॉजी डिपेंड है। एक चार्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है ना, ये जो बॉक्सेस हैं, ये 12 घर हैं। कभी भी कुंडली देखोगे ना, ये घर कभी चेंज नहीं होंगे। हमेशा ये नंबर 1 है, 3rd नंबर का घर रहेगा, ये 4था घर है, ये 5वां घर, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ये हाउसेस या घर, ये हमेशा फर्स्ट हाउस फर्स्ट ही रहेगा, सेकेंड हाउस सेकेंड ही रहेगा, थर्ड हाउस थर्ड ही रहेगा। ये जो नंबर्स उस पर लिखे हुए दिख रहे हैं ना, जैसे 1 से लेके पूरे 12 तक एंटी क्लॉकवाइज जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये राशियां हैं। राशियां बदल जाएंगी, घर कभी नहीं बदलेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे नंबर 10 लिखा हो, तो यहाँ पे फिर 11 लिखा आ जाएगा, फिर 12। भी कोई नंबर्स लिखे होंगे, कोई राशियां होंगी, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी, क्लॉकवाइज कभी भी नहीं जाएंगी। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे ये 12 राशियां दिख रही हैं। पहली राशि जो है नंबर 1 वो एरीज है, नंबर 2 टॉरस, 3 नंबर जेमिनाई, 4 नंबर कैंसर यानी कि कर्क राशि, 5वां नंबर लियो का है, 6ठा वर्गो, 7वीं राशि लिब्रा है, 8वीं राशि जो है वो स्कॉर्पियो, 9वीं राशि सेजिटेरियस, 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न, 11वीं राशि एक्वेरियस और 12वीं राशि जो है वो पाइसेस है। अब ये जो राशियां हैं ना, इनके स्वामी भी होते हैं। आइए देखते हैं कौन सी राशि को कौन से स्वामी दिए गए हैं। ये एरीज जो है और स्कॉर्पियो जो है, इनको एक स्वामी मिला हुआ है, यानी कि मंगल। मंगल एरीज और स्कॉर्पियो को रूल करते हैं। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस और लिब्रा, इनके भी एक स्वामी हैं, वो है वीनस। बात करते हैं हम जेमिनाई की। जेमिनाई और वर्गो, इनको भी एक स्वामी मिला हुआ है, वो है मर्क्यूरी। कैंसर को जो स्वामी मिले हैं वो है चंद्रमा, लियो को सन, और उसी तरीके से कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को एक स्वामी मिले हैं, वो है सैटर्न यानी कि शनिदेव। और पाइसेस और सैजिटेरियस, इनको भी एक स्वामी मिले हैं, वो है
जुपिटर। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से होता है। कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनके 2 स्वामी हैं और कुछ प्लैनेट्स के एक ही स्वामी है। दोबारा से समझ लेते हैं। एरीज और स्कॉर्पियो, इनके एक स्वामी हैं, वो है मंगल। टॉरस और लिब्रा वीनस से रूल होते हैं। जेमिनाई और वर्गो मर्क्यूरी से रूल होते हैं, यानी बुध से। कर्क को यानी कि कैंसर को एक ही स्वामी मिले हुए हैं, वो है चंद्रमा। लियो को यानी कि सिंह को एक स्वामी मिले हैं, वो है सूर्य। अब तो हमको समझ में आ गया कि 12 राशियां हैं और उनके स्वामी भी होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझते हैं घरों के बारे में। ठीक है, जैसे अभी आपके सामने ये कुंडली दोबारा से हमने खोली है। यहाँ फर्स्ट हाउस जो है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और ये 12th, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे दिखते हो, आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, ये फर्स्ट हाउस है। सेकेंड हाउस जो होता है, ये वाला, ये धन भाव है। ये धन भाव है, नाम से ही पता चल गया, पैसे का घर। तो ये आपकी वाणी है, ये आपका कुटुंब है, ये आपका पैसा भी है। ठीक है, अब सेकेंड हाउस के बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस आपका पराक्रम का घर होता है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का घर होता है, आपके सिबलिंग्स का घर होता है, आपके पड़ोसियों का यानी नेबर्स का घर भी थर्ड हाउस होता है। अब फोर्थ हाउस को समझते हैं। ये जो फोर्थ हाउस है ना, ये बड़ा प्यारा सा घर होता है। ये फोर्थ हाउस आपके माता का घर है, ये आपके गाड़ियों का घर है, आपका कंफर्ट, आपकी लग्जरी सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस जो है, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म और ये आपके एजुकेशन, आपके अफेयर्स, आपके बच्चे, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। स्टॉक मार्केट को भी कई बार हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस, ये जो सिक्स्थ हाउस है, ये आपके ऋण, रिपु और शत्रु होता है, यानी कि आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देखने हैं तो वो भी सिक्स्थ हाउस से आप देखते हो। आपको बीमारियां जब होती हैं वो भी सिक्स्थ हाउस की दशा के हिसाब से आप देखते हैं। फिर आपके जो लिटिगेशंस की प्रॉब्लम है वो भी सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। कितना कर्जा बढ़ रहा है, कब कब कर्जा हो सकता है, वो भी सिक्स्थ हाउस से आप देखते हो। सेवेंथ हाउस है, ये आपके स्पाउस का घर है, ये आपकी पार्टनरशिप का घर भी होता है। एट्थ हाउस जो है ना, कुंडली का जो एट्थ हाउस होता है, वो बहुत ही ज्यादा रहस्य का घर होता है, यानी कि मिस्टिक हाउस होता है। इस हाउस से आप अपने ससुराल को देखते हो। आप इनहेरिटेड जो फ्री का पैसा होता है ना, जो क्विक मनी होता है, वो भी आप एट्थ हाउस से देखते हो। सडन लॉस, सडन गेन भी आप एट्थ हाउस से देखते हो। नाइन्थ हाउस कुंडली का, ये नाइन्थ हाउस आपके गुरु का घर होता है, या आपके पिता का घर होता है, या आपके लॉन्ग ट्रेवल्स का घर होता है, ये भाग्य का घर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं टेंथ हाउस के बारे में। टेंथ हाउस आपका कर्म का स्थान होता है, आपके काम करने का तरीका। ठीक है, अब 11th हाउस जो है कुंडली का, ये वाला घर, 11th हाउस आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, लाभ स्थान भी है ये। 12th हाउस, ये वाला घर एक्सपेंडिचर का घर है, द्वादश भाव भी इसको बोलते हैं। 12th हाउस आपका हॉस्पिटल है, 12th हाउस आपका फॉरेन सेटलमेंट भी है। हाउस को मोटा मोटी हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा किस तरीके के इफेक्ट देता है। पहले हम राहु को समझते हैं। राहु क्या है? राहु के बारे में एक आपको स्टोरी बताती हूँ। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उस टाइम पे अमृत निकला था समंदर के अंदर से। तो उस टाइम पे देवताओं और दानवों में ये कलह बढ़ गया था कि किसको मिलना चाहिए ये जो अमृत है। तो ये डिसाइड हुआ कि पहले देवता ग्रहण करेंगे, उसके बाद जो राक्षस हैं उनको, असुरों को, तब अमृत मिलेगा। तो जब देवता लाइन बना के अमृत ग्रहण कर रहे थे, तो स्वरभानु जो राक्षस था ना, वो भी जाके देवताओं का वेश धारण करके वहां खड़ा हो गया और अमृत पीने लगा। जैसे पे सूर्य
और जो चंद्रमा थे उन्होंने बता दिया कि ये तो राक्षस है और ये अमृत धारण कर रहा है। जब सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने छोड़ा तो उससे स्वर भानु का गला कट गया, धड़ से अलग हो गया। तो जो स्वर भानु का जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। ठीक है, अब केतु और राहु के बारे में समझ आ गया है। अब राहु जो है वो क्योंकि वो सर है, राहु हर एक चीज को ऑब्सेस्ड कर देता है। कोई छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिस भी घर में बैठेगा उस घर को बहुत बड़ा बना देगा। कहीं कहीं जगह अच्छा भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि राहु है तो हमेशा खराब ही करेगा, लेकिन मोटा मोटी ऐसा समझते हैं कि जो राहु है, राहु भ्रम है, जिस भी घर में बैठता है उस घर से आपको भ्रमित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हो, तो फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठता है ना, तो ये आपको फर्स्ट हाउस से यानी खुद से ऑब्सेस्ड कर देता है। आप अपने आप की ही कंपनी एंजॉय करते हो, आपको अपने आप का साथ ही बहुत अच्छा लगता है और आप डिससेटिस्फाइड भी खुद से ही हो जाते हो और इस वजह से आपको अपने आप से ही कभी कभी प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन टाइप की फीलिंग भी आती है आपको। उसी तरह अगर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हो कुंडली के, सेकंड हाउस क्योंकि धन भाव है, आपका कुटुंब है, आपका पैसा है, तो ऐसे लोग पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव कर लेते हैं। ऑब्सेशन जो होता है ना, ओवर ऑब्सेशन, वो कर लेते हैं। ये पैसे के पीछे भागते रहते हैं। इनको ये होता है कि बस किसी तरीके से पैसा कमा लिया जाए, कैसे भी करके पैसा कमाए, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, बस इनको पैसा कमाना होता है। सबसे अच्छी प्लेसमेंट राहु की होती है थर्ड हाउस में, क्योंकि ये पराक्रम का घर होता है ना। तो जब भी राहु थर्ड हाउस में कुंडली के बैठता है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ ऑब्सेस्ड कर देता है। इस वजह से ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स भी करते हैं। अगर आप राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठा हो तो ये आपको आपकी माता से ऑब्सेस्ड कर देगा, ये आपको अपने परिवार से, आपके घर से ऑब्सेस्ड कर देगा। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु आपकी माता के साथ ओवर ऑब्सेशन देगा और उसी से डिससेटिस्फाई भी करेगा। ऐसे लोग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, इस वजह से ये फॉरेन सेटलमेंट या घर से दूर जाके भी काम करना प्रेफर करते हैं। फिफ्थ हाउस आपके बच्चे का घर होता है। जब भी राहु फिफ्थ हाउस में बैठता है ये आपको बच्चे से ओवर ऑब्सेस्ड बना देता है। ओवर ऑब्सेशन की वजह से कई बार आपके बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और आपको उस वजह से डिससेटिस्फेक्शन भी होता है। सिक्स्थ हाउस में राहु की पोजीशन को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपका दुश्मनों का घर है। सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ राहु आपके दुश्मनों का खात्मा कर देता है। अगर आपके दुश्मन हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, क्योंकि राहु उनसे बदला ले लेता है आपका। सेवन्थ हाउस क्योंकि आपके स्पाउस का घर है, वहाँ जब भी राहु बैठता है आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। अब आप सोचोगे कि ऑब्सेशन स्पाउस के साथ तो अच्छा है क्योंकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। जी हाँ, लेकिन ओवर अटैचमेंट भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना लाइफ में। तो इस वजह से आपको डिससेटिस्फेक्शन भी आपके स्पाउस के साथ होता है। और वही अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के लिहाज से ये सेवन्थ हाउस में राहु अच्छा होता है, क्योंकि फिर ये आपको बिज़नेस के साथ ऑब्सेस्ड कर देता है। आप बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस के पीछे भागते हो, लेकिन अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हो तो फिर आप उससे भी डिससेटिस्फाई होते हो। अब सेवन्थ हाउस के बाद बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस क्योंकि मिस्टिक हाउस है, रहस्य का घर है, वहाँ जब राहु बैठता है, राहु रहस्य कि आप चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। अगर आप टैक्सेशन का काम कर रहे हो, रिसर्च का काम कर रहे हो, ऑकल्ट से जुड़े हो, तंत्र से जुड़े हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हो, तो ये राहु यहाँ बैठ के आपके लिए बहुत ही अच्छा कर देता है। अगर इन प्रोफेशंस के साथ आप नहीं जुड़े हो तो आप अपने इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप्स ख़राब कर लेते हो, या फिर आपको अपयश का सामना भी करना पड़ता है। सडन लॉसेस, सडन गेंस और सडन इवेंट्स का भी घर है ये, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नाइन्थ हाउस में जब राहु बैठता है तो ये आपको आपके पिता से ऑब्सेस्ड कर देता है। आप कई बार ऐसे लोग देखोगे जो तर्क वितर्क की बातें करते हैं कि ये ट्रेडिशन ऐसा क्यों है, अच्छी बात है लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ऐसे लोगों को कई बार देखा जाता है इनके नाइन्थ हाउस में राहु होता है, क्योंकि ट्रेडिशन से अटैच हो जाते हैं, लेकिन फिर वहीं डिससेटिस्फेक्शन होती है, कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। अब टेंथ हाउस में जब राहु आता है तो लाल किताब कहती है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जी हाँ, अगर आप
ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हो, आप अगर टेक सेवी हो, अगर आप एआई में काम कर रहे हो, तो ये राहु फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। अगर आप ऐसे कोई प्रोफेशन में हो जो आपका मन चाहा है, जिससे आपको करने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो भी ये राहु यहाँ बैठ के वंडर्स करता है। इसीलिए आप ऐसे ऐसे काम करके आओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी खोजें कर दोगे कि लोग सोचते रह जाएंगे कि इस काम को आपने किस तरीके से कर दिया। अब 11th हाउस क्योंकि आपके लाभ का घर है, क्योंकि आपके दोस्तों का घर है, आपके रिश्तेदारों का घर है। ज़्यादातर मैंने कुंडलियाँ देखी हैं जब राहु 12th हाउस में होता है तो ये फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देता है। और अगर आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट नहीं करवाता है तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह में होंगे जो या तो आपके जन्म स्थान से दूर होगा या कुछ अलग ही स्टेट में होगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मोटा मोटी राहु इन हाउसेस में बैठ के ऐसे परिणाम देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको डिटेल में और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगली क्या वीडियो आपको सब लेके आनी है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरी तबीयत खराब है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपके रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपको खराब या आपकी तबीयत खराब की तरफ इशारा कर सकता। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना है, आपको ऐसे एक चार्ट बना हुआ नजर आएगा, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो 12 है ना बॉक्सेस, ये हाउसेस हैं। हाउसेस कभी भी बदलते नहीं हैं। जो आपके यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, यानी कि राशियां, ये बदल जाती हैं। अब मान लीजिए आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में केतु यहाँ विराजमान है, ऐसे आपको दिख रहा होगा कुंडली में, या तो KE या K हिंदी में लिखा होगा, उसका मतलब है यहाँ पे आपके केतु विराजमान है। तो फर्स्ट हाउस, क्योंकि ये आपका खुद का घर है, फर्स्ट हाउस में जब भी केतु विराजमान होता है, ये आपको स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन बना देता है, ये आपको इंट्यूटिव बना देता है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको नींद आए, सपने में ऐसा आभास हो और वो कल को हकीकत में बदल जाए। ऐसे लोगों को या तो सपने में या तो इनको अपनी अंदरूनी आत्मा से ये वो देख लेते हैं जो आप खुली आंखों से नहीं देखते हो। इनका कहा हुआ कई बार सच भी हो जाता है। इनके सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करते रहना चाहिए। अब कुंडली के ऊपर देखिए, अगर आपके सेकंड हाउस में केतु विराजमान है, ऐसे स्क्रीन पे देखेंगे ये KE यहाँ पे लिखा होगा, तो सेकंड हाउस में जो केतु बैठा होता है ना, ऐसे लोग, अगर सेकंड हाउस क्योंकि धन भाव है, अगर ये पैसे के पीछे भागते हैं ना, तो ऐसे लोग बहुत गरीब देखे जाते हैं। सेकंड हाउस के केतु की यही रेमेडी होती है कि आप पैसा खर्च करते रहें, कंजूसी मत करें। जहाँ खर्च करना है वहाँ कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, से खर्चने वाले में से होते हो, तो फिर केतु आपको ये थोड़ा फाइनेंशियली ट्रबल भी देता है, क्योंकि केतु मोक्ष का घर है ना, ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जो आपको डिटैच करवाने आया है हर एक चीज़ों से। तो इस वजह से जिस घर में भी केतु बैठेगा उस घर से आपको डिटैच कर देगा। ग्रह को सिर्फ खुश करने का एक ही तरीका होता है, जो ग्रह मांग रहा है वो उसको दे दो। करवा रहा है पैसे से, तो आप पैसे की चिंता करना छोड़ दो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे अरे यार इतनी इनकम है, इतना खर्चा है, तो इतनी टेंशन अगर लेते रहोगे पैसे की, उतना ही आप दुखी रहोगे। जब आप हालात पे छोड़ दोगे और सिर्फ कर्म करोगे, मेहनत करोगे, तो ये केतु आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। अगर सेकंड हाउस में केतु के साथ शनि विराजमान है, ऐसे लोगों को आप देखोगे कार्य बहुत ज़्यादा बदलते रहेंगे, यानी कि इनकी नौकरी, इनका प्रोफेशन इसको खुद चूज करेगा। ये अगर सोचेंगे कि इनको डॉक्टर बनना है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि शायद इनका प्रोफेशन में चेंज आ जाए, या डिग्री मिल जाएगी लेकिन वो करियर को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। अगर आपने रिलेट किया है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो अब ये शुभ मुहूर्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हाउस को देखते हैं। थर्ड हाउस में अगर केतु ऐसे दिखा हो आपकी कुंडली में, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस क्योंकि पराक्रम का घर है, तो यहाँ बैठा हुआ केतु आपको थोड़ा सा लेजी बना सकता है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का घर भी है, तो थर्ड हाउस में या तो देखोगे ऐसे लोगों के या तो सिबलिंग्स इनके बाद नहीं होते हैं, और अगर हैं तो ये इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रहते हैं। फोर्थ हाउस देखते हैं। अगर फोर्थ हाउस में केतु यहाँ बैठा है, फोर्थ हाउस आपका परिवार है। फोर्थ हाउस आपकी गाड़ियाँ,
आपका घर, आपकी संपत्ति, ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस है। आपकी माता भी फोर्थ हाउस है। अगर फोर्थ हाउस में केतु विराजमान है तो ये या तो आपको जन्म स्थान से दूर लेके जाएगा, फॉरेन हो सकता है या दूसरे शहर हो सकता है या दूसरे स्टेट हो सकता है। अगर आप नहीं गए हो और अपने जन्म स्थान पे ही अपना काम करते जा रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। आपको सेटबैक्स देखने को मिल सकते हैं। केतु है ना, घर के साथ रहने नहीं देगा। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके कहीं कार्य कीजिए तो ये आपको अच्छा काम, अच्छा तरक्की दे सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में अगर केतु ऐसे विराजमान हो, फिफ्थ हाउस आपका रिलेशनशिप्स का घर है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का घर है, आपके एजुकेशन का घर भी फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में अगर केतु बैठा हो तो ऐसे लोगों को बच्चे पैदा करने का चाह नहीं होता है। अब केतु अगर आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा हो, ये सिक्स्थ हाउस है और यहाँ पे अगर ऐसे KE लिखा हो या K लिखा हो तो ये यहाँ पे केतु विराजमान है। ऐसा जब भी सिक्स्थ हाउस में केतु विराजमान होता है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपके दुश्मनों का घर है, आपकी बीमारियों का घर है, तो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ केतु आपको हिडन बीमारियां दे सकता है। ऐसी बीमारियां आपके रिपोर्ट्स हर जगह नॉर्मल ही आएंगी। ऐसा होने से आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सिक्स्थ हाउस में या तो केतु है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कंडीशंस में ना जादू टोने के पीछे भाग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देख के अपने चार्ट को एनालाइज करवा है तो ये आपको हिडन बीमारियां भी दे सकता है। यानी कि आप बोलोगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर को रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा। और ये आपको हिडन दुश्मन भी दे सकता है। मुंह पे बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको छुरा भौंकने वाले भी यही लोग होंगे। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस केतु की। ये सेवंथ हाउस है और यहाँ पे अगर केतु विराजमान है तो ये आपको आपके स्पाउस के साथ डिटैच करने के, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि सेवंथ हाउस बिजनेस को दर्शाता है, तो ये आपको बिजनेस से भी डिटैचमेंट देता है। अब आगे बढ़ते हैं, एट्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। एट्थ हाउस, ये आपका एट्थ हाउस है। अगर यहाँ पे केतु विराजमान है तो ये अच्छा है। एट्थ हाउस में जब केतु विराजमान होता है तो ये आपको ऑकल्ट के साथ जोड़ देता है। केतु अगर एट्थ हाउस में है और आप अगर रिसर्च से जुड़ गए हैं, किसी भी तरीके का ऐसा रिसर्च, चाहे वो फाइनेंस रिसर्च हो या वो साइंटिफिक रिसर्च हो या ऑकल्ट बारे में हो, एस्ट्रोलॉजी के बारे में हो, तो फिर ये केतु वंडर्स कर देगा। क्योंकि केतु रिसर्च भी है ना, तो केतु आपके लिए बहुत सारे मार्ग ऐसे खोलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस में अगर केतु विराजमान है तो ये केतु आपको आपके ट्रेडिशंस के साथ डिटैच करता है, आपको अपने पिता के साथ डिटैच करता है। अब बात करते हैं टेंथ हाउस में। अगर टेंथ हाउस में केतु विराजमान है, यहाँ पे ये टेंथ हाउस है, तो ये आपको अपने कार्य के साथ डिटैचमेंट देता है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो, ऐसे किसी वर्क एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आपको आपका मन चाहा काम नहीं है, बस आप कर रहे हो, तो ये केतु आपको डिटैचमेंट देगा। जैसे मन मौजी आराम प्रस्थ लोग नहीं होते हैं, बिल्कुल आराम से जाएंगे, अपनी मन मर्जी से काम करेंगे, वैसा केतु आपको बना देता है। आप माइक्रो मैनेजिंग वाले काम इनसे नहीं करवा सकते हो। अगर आप इनके सर के ऊपर बैठे रहोगे तो ये काम नहीं करेंगे। 11th हाउस के ऊपर तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको अपने रिश्तेदारों के साथ डिटैच करवा देता है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको अपने दोस्तों के साथ भी डिटैच करवाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 12th हाउस के बारे में बात करते हैं। ये 12th हाउस तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि 12th हाउस में बैठा हुआ केतु ये आपको मोक्ष दिलाता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये होता है कि 12th हाउस मोक्ष का घर है, इस वजह से केतु भी मोक्ष देता है। केतु भी आपको हर बंधन से, हर मोह माया से छुड़ाने आया है। अगर 12th हाउस में केतु है और आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहना चाहिए। कहा जाता है कि 12th हाउस में अगर केतु है तो ये आपका आखिरी जन्म होता है। अगर इस जन्म में आप अच्छे कार्य करते हो और अपने लिए नए कर्म नहीं जोड़ते हो तो आपको जन्म मरण के झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है या आपको इसको डिटेल में समझना है या आपको इसके साथ और
प्लैनेट्स के कंजंक्शंस के बारे में समझना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम। तू 10 कदम आगे चल, मैं तुझे 20 कदम पीछे खींच डालूं, तेरे पैरों की जंजीर बन जाऊं। ये जो तेरे आगे पीछे तेरे दोस्तों का टोला है, पीछे मुड़ के देख, तू बिल्कुल अकेला है। तू कभी गिर कभी संभल, कभी गिर कभी संभल, कभी उठ कभी गिर, फिर से उठ जा, परीक्षा से ना घबरा। मुझे दिखा तेरा सामर्थ्य क्या है। हर पैर पे जब तू गिरेगा, तुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा। तू खुद संभलेगा, खुद गिरेगा, खुद से सीखेगा। आगे पीछे कोई हो या ना हो, खुद को पहचानेगा। इस भ्रम में जीना छोड़ दे कि तेरे आसपास बहुत बड़ा एक मेला है, तू बिल्कुल अकेला है। मेहनत से अगर घबराएगा तो मुझसे पीछा कैसे छुड़ाएगा। परिश्रम को अगर अपनाएगा तो मुझे अपने साथ पाएगा। शॉर्टकट को अगर अपनाएगा तो हो जाएगा बर्बाद। ताबड़तोड़ मेहनत जो कर जाएगा तो कर दूंगा आबाद। हनुमान जी की शरण में जो रहेगा तो मेरी भी कृपा पाएगा। सत्य को स्वीकार और आगे बढ़ता जा, फिर देख देता हूँ तेरी जिंदगी को एक आकार में। मैं हूँ तेरा शनिदेव। इन पंक्तियों से आपको शनिदेव के बारे में समझाने की कोशिश की है। जी हाँ, शनिदेव एक बूढ़े प्लेनेट हैं। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए पूरे 29 साल लेते हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म फल दाता है। आपको हार्डवर्क करवाने के लिए शनिदेव आते हैं आपके जिंदगी में। साढ़े सती की कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, साढ़े सती में ना क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं कि साढ़े सती देखनी कैसे है। कुंडली में जब भी आप लग्न कुंडली खोलते हो तो आपको साढ़े सती वहां से समझ में आ सकती है, लेकिन आप लग्न कुंडली से साढ़े सती नहीं देखोगे। मतलब कि अगर आप तुला लग्न वाले हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो तुला लग्न को जब साढ़े सती लगती है तब आपकी साढ़े सती स्टार्ट नहीं होती है। आपको चंद्र राशि के बेस पे साढ़े सती देखनी है। अब चंद्र राशि कैसे देखें? देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी विराजमान है, जिस भी राशि में विराजमान है, वहां से आपकी चंद्र राशि शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुला लग्न की कुंडली है और आपके तुला लग्न में चंद्रमा जो है वो आपके 9th हाउस में बैठे हैं जेमिनी राशि में, यानी कि मिथुन राशि में। तो जब भी मिथुन राशि की साढ़े सती चलेगी, आपकी साढ़े सती आरंभ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि साढ़े सती में लोग इतना डरते क्यों हैं। जो मैंने पंक्तियां आपको थोड़ी देर पहले सुनाई हैं, उनमें आपको समझ आई गया होगा कि शनिदेव बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। शनिदेव को शॉर्टकट पसंद नहीं है। जब भी साढ़े सती लगती है ना, साढ़े सती स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही आप देखोगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में जरूर होते हैं। साढ़े सती शुरू होने से पहले ही आप बेचैनी महसूस करने लग जाते हो। आपको अजीब सी घबराहट होती है। शनिदेव घबराहट भी दे देते हैं। घबराहट इसलिए देते हैं क्योंकि साढ़े सती में बदलाव आता है। आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है, आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों में बदलाव आता है। अब लोगों में बदलाव कैसे? देखिए, आपको अगर आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है या कुछ लोगों के रिश्तेदार बहुत ज्यादा होते हैं और सबके साथ उनकी बहुत अच्छी जमती है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, आप सोशलाइज बहुत अच्छा करते हो, साढ़े सती के टाइम आपको समझ में आ जाता है जो भी आपके लिए सही नहीं है, यानी कि जो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए आपके फ्रेंड सर्कल में थे, फ्रेंड जोन थे आपके साथ, शनिदेव साढ़े सती में अपने पराये का बोध करवाते हैं और ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर निकाल देते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि साढ़े सती में ना लोग अकेला फील करने लग जाते हैं, लोनली फील करते हैं, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करने लग जाते हैं। खास करके कि अगर आपकी शनि की दशा या राहु की दशा भी चल रही हो साढ़े सती के दौरान, तो ऐसा ज्यादा देखने को पाते हैं, ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपको अब साढ़े सती में ना आपके पर्सनल चेंज, मेंटल चेंज के साथ साथ आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन और आता है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो आपको अचानक से लगेगा कि जॉब ही करते अच्छे थे क्योंकि जॉब में अच्छे पैसे आ रहे थे, स्टेबिलिटी थी फाइनेंशियल, अभी यहाँ रिस्क लगा रहता है, या वाइस वर्सा। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपको अचानक से बिजनेस करने का मन करेगा। या फिर आप देखोगे कि आपको जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वहाँ मजा नहीं आएगा, अब आप सोचोगे कि दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब पकड़ ली जाए, चाहे वो सेम कंपनी ही क्यों ना हो। या फिर आपको कंपनी बदलने का मन करेगा, या आपको प्रोफेशन ही चेंज करने का मन कर जाएगा, या फिर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसमें आपको ये चेंजेस आपको नजर आएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साढ़े सती चलती है, शनिदेव चेंज जरूर लेके आते हैं। वहीं दूसरी ओर शनिदेव आपको लेजी भी बना देते हैं, आपका काम करने का मन नहीं करेगा आपको, क्योंकि शनिदेव स्ट्रगल देते हैं ना, कोई भी काम इजिली बनने नहीं देते हैं। तो क्या होगा कि आपका मन तो होगा ये काम पकड़ लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, लेकिन आप फिर बोलोगे छोड़ो यार कल कर लेता हूँ, आज जाने
जाने देता हूँ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे चीज़ों को। शनि देव यहाँ आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना ईगर हो अपने काम करने के लिए। आप अपनी विल के अगेंस्ट लेजीनेस को हटा के जब मेहनत करते हो, भाग दौड़ करते हो, तो शनि देव साढ़े सती खत्म होने से पहले पहले आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपको रिवॉर्ड करते हैं उन चीज़ों के लिए, उस मेहनत के लिए। वहीं शनि देव आपकी स्थान परिवर्तन भी करवा देते हैं जब भी साढ़े सती आती है। जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन मूव हो जाओ या आपका ट्रांसफर कहीं हो जाए, ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में चले जाओ, या आप अपने जिस एरिया में थे उससे थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही दूर चले गए हो। जैसे एक साथ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां आपकी शिफ्टिंग हो गई या आपकी ट्रांसफर हो गई जॉब की, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है। उस चेंज में आपको क्या होता है कि आपको स्ट्रेस हो जाता है, एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, आप बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेके बैठते हो कि एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा, कैसे होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आपको पॉजिटिविटी रखनी है, आपको ये सोच के चलना है कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम उन चीजों से खुश नहीं होते हैं, लेकिन हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज होती है मेहनत। एक्सेप्ट करके अगर आप मेहनत करते जाते हो और अगर आप हरि के शरण में, हनुमान जी के शरण में चले जाते हो, शिव जी के शरण में चले जाते हो, तो शनि देव की कृपा प्राप्त करते हो। आप ज्यादातर देखोगे भी कि साढ़े सती के दौरान लोगों में ना थोड़ा रिलीजियस होना शुरू हो जाते हैं, लोग वर्शिप करना शुरू कर दे, या फिर वो हनुमान जी की पूजा ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, या किसी भी देवी देवता को कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन जरूर हो जाता है। और धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि साढ़े सती में स्टार्टिंग के फेज में परेशानी हुई, उसके बाद तो बहुत अच्छे से निकल गई। साढ़े सती ज्यादातर लोगों की अगर बचपन में आ गई है तो इतना ज्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि संचित कर्म बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। अगर आप लकी हैं, आपकी साढ़े सती आपके जीवन में 2 बार आई है और दूसरी बार आप 25 साल से थोड़े ऊपर उम्र में हो, तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्थान परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन बहुत इजी नहीं है। या अगर आपने खुद सोचा है कि मुझे इस जगह से मूव होके कहीं और जाना है, तो पहले बात तो शनिदेव जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ रुकावट डालते रहेंगे। लेकिन फिर अचानक से आपका जब काम बन जाएगा, मेहनत करते रहोगे, आप नहीं छोड़ोगे मेहनत करना, तो फिर वहां जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे कि आपका वापस आने का मन भी नहीं करेगा। उसके साथ साथ कुछ लोग ना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। साढ़े सती में ना मोटापा भी होता है, कुछ लोगों को पेट बढ़ने लग गया, अचानक से वेट गेन होने लग गया, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, योगा करना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी तरीके का वर्कआउट शुरू कर देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे ही आप देखोगे कि साढ़े सती के टाइम ना आपको कई बार हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आपको अर्थराइटिस हो गया, या फिर बोन पेन शुरू हो गया, घुटनों में, पैरों में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो गया, या फिर आपका पेट बढ़ने लग गया है, या पेट रिलेटेड समस्या हो गई है, जैसे कि पहले कुछ भी खा लेते थे पच जाता था और अभी एकदम से पचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, चीज़ों में बदहजमी जैसा फील होता है, तो ये सब भी साढ़े सती के टाइम आपको देखने को मिल जाता है। शनि देव डिसिप्लिन मांगते हैं, खाने पीने में डिसिप्लिन ले आइए, सोने में डिसिप्लिन ले आइए, क्योंकि साढ़े सती के टाइम आपकी स्लीप भी हैम्पर होती है, स्ट्रेस लेते हो बहुत ज़्यादा, चेंजेस हैं जो ना वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं होती हैं, क्योंकि ये हम हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हम एक अगर कंफर्ट जोन में है और हमको कंफर्ट जोन से हटा दिया जाए तो फिर हम उस चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी और दशाएं चल रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका राहु चल रहा है, राहु की दशा चल रही है साथ साथ में, तो फिर आप डिप्रेशन जैसा भी फील करने लग जाते हो, ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लग जाते हो। तो वैसा होने के टाइम ना आपको ये सोचना है मन में कि चेंज जो भी है उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए, और साथ साथ में आप कोई ना कोई चैंटिंग, किसी ना किसी तरीके का मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ साथ साथ में करते रहिए, ताकि फिर शनि देव आपसे खुश हो जाएं, आपकी मेहनत का आपको फल देके जाएं। साढ़े सती के दौरान अगर आपकी मंगल की दशा भी चल रही है शनि देव की दशा के साथ साथ, तो सर्जरीज भी इस टाइम पे आपको देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं जो कंडीशंस अप्लाइड। उसी तरह आप
देखोगे कुछ लोग साढ़े सती में बिल्कुल अमीर होने लग गए। जैसे कि साढ़े सती आई और आप देखोगे कि ये इसको रातों रात ये इतना फेमस हो गया, या रातों रात ये बहुत ज़्यादा बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे लेकिन इनको फल नहीं मिल रहा था। अभी जैसे साढ़े सती स्टार्ट हुई और ये एकदम से रनाउंड हो गए, बहुत ज़्यादा इनको पैसे आने लग गए हैं, काम अच्छा चलने लग गया है। तो ये साढ़े सती अगर आपने किसी का मन नहीं दुखा के पैसे कमाए हैं, मेहनत की है थ्रू आउट, साढ़े सती में शनिदेव आपको जरूर रिवॉर्ड करते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप शॉर्टकट्स में जीते रहे हो, आपने सिर्फ लोगों की खून पसीने की कमाई हड़पी है या उनको तंग किया है या किसी न किसी तरीके से आपने शॉर्टकट से पैसे कमाए हैं, तो साढ़े सती में थोड़ा ऐसे लोगों को तकलीफ होती देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर आप अपनी मेहनत करना, अगर घूम फिर के मैं बार बार मेहनत पे एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि शनि देव सिर्फ डिसिप्लिन और मेहनत चाहते हैं, शॉर्टकट्स को अवॉइड कर दीजिए, फिर आपकी साढ़े सती अच्छे से चलने लग जाएगी। अगर आपने रिलेट किया है या आपको लगता है कि साढ़े सती के रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।